दोस्तों नमस्कार। दुनिया बदल रही है या दुनिया बदल चुकी है। बैलेंस, जो ग्लोबल बैलेंस था, वो डगमगा रहा है या वो शिफ्ट हो रहा है। ये सारी परिस्थितियां बीते 1 से 1.5 बरस के भीतर की है और किसी ने इसकी कल्पना की ही नहीं थी कि ग्लोबल बैलेंस, जो बीते 7 दशकों से कहें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया को बांधे हुए था, वह एक झटके में ऐसा डगमगाएगा कि बड़े बड़े सवाल मिडिल ईस्ट के भीतर खड़े हो जाएंगे। उससे भी बड़े सवाल नाटो कंट्रीज के भीतर होंगे और इन सब से आगे की परिस्थितियों में यूरोपीय देश नए रास्तों को खोजने निकल पड़ेंगे। सवाल सिर्फ और सिर्फ इस दौर में टैरिफ वार के बाद शुरू हुई परिस्थितियों भर का बिल्कुल नहीं है। नया सवाल तो यह है, क्या इजराइल की साख अब बचेगी या नहीं बचेगी। ईरान को लेकर जो अमेरिका ने रणनीति बनाई, वो रणनीति क्या फेल हो चुकी है और महज दिखाने और डराने भर के लिए दुनिया भर में यह मैसेज अमेरिका देना चाहता है कि अभी भी उसी की चलती है। अगर यह एक सवाल है तो अगला सवाल यह भी है, बीते 7 दशकों में कभी किसी यूरोपियन कंट्री ने यह सोचा ही नहीं कि चीन उसका साझेदार हो जाएगा। लेकिन बीते 1 महीने के भीतर वो चाहे फ्रांस के प्रधानमंत्री हों, वो चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, वो चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री हों, चाहे आइसलैंड के प्रधानमंत्री हों, एक लंबी कतार चीन की दिशा में बढ़ रही है। और इस परिस्थिति के भीतर ईरान को लेकर अभी तक जो सवाल इसलिए अनसुलझे थे, क्या वाकई चीन न्यूक्लियर तौर पर ईरान को मजबूत कर रहा है। और उसके आगे का सवाल यह है, इस दौर में रूसी अधिकारी ईरान के बूशहर में, जहां पर उसका न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि इससे पहले 2025 में जब इजराइल ने हमला किया था और अमेरिका साथ खड़ा था, उस वक्त बूशहर को छोड़ दिया गया था, वहां पर रूसी अधिकारियों की मौजूदगी नजर आ रही है। अमेरिका के पास सैटेलाइट तस्वीरें जो निकल कर आई, उसने खुले तौर पर यह अंदेशा भी दिया कि जहां जहां ईरान के भीतर न्यूक्लियर प्लांट हैं, वो बर्बाद हुए नहीं हैं, वहां पर हलचल तेज है। तो क्या इन सवालों के बीच पहला बड़ा सवाल यही है, अभी तक इजराइल की जो मौजूदगी रही और इजराइल जिस तरीके से इस पूरे इलाके में, जिसके दायरे में मिडिल ईस्ट या कहीं एशियन कंट्रीज आती है, उसमें वो अमेरिका के लिए जो भी बिसात बिछा रहा था, इस वक्त ईरान पर हमला ना हो पाना उसकी एक बड़ी हार होगी। और अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी के तहत जब आगे बढ़ रहा है, तो मिडिल ईस्ट के देश खुले तौर पर कह रहे हैं, हमारी जमीन का उपयोग मत कीजिएगा, अन्यथा मुश्किल होगी। यहां तक कि डेल्टा फोर्स जो अमेरिका की है, वो अजरबैजान भी पहुंची, लेकिन अजरबैजान के विदेश मंत्री ने भी कह दिया, हमारी जमीन से ईरान पर हमला आप नहीं करेंगे। इन सब के बीच नाटो कंट्रीज की कतार में तो तुर्की भी खड़ा है और तुर्की अपने तौर पर कह रहा है, ईरान पर हमला घातक होगा, आप उस दिशा में ना बढ़िए। कह रहे हैं कि एर्दोगान ने बाकायदा मध्यस्थता का जिक्र किया, ट्रंप से बातचीत की और उसके बाद कहा कि रास्ता निकाल लीजिए, अन्यथा मुश्किल होगी। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच ईरान के भीतर 1000 से ज्यादा ड्रोन निशाने पर, मिडिल ईस्ट के वह देश जहां पर अमेरिका का एयरबेस है या नेवल बेस है, उसको निशाने पर ले लिया गया। जो सबसे मारक बॉम्बर अमेरिका का है, उसकी काट भी कह रहे हैं कि चीन ने अब ईरान को दे दी है। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई, अब अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकले कैसे, या जो दुनिया के भीतर अभी तक जो बैलेंस बना आ रहा था, वो डगमगा अगर रहा है और डगमा अगर चुका है, तो उसके बाद कौन सी नई परिस्थिति उभरने वाली है। अमेरिका अपने तौर पर नए रास्तों को बना रहा है। हमारी टीम ने इस पे जो अमेरिका के जरिए जो चीजें निकल कर आ रही है, उसमें साफ तौर पर बताया कि दरअसल मिडिल ईस्ट के विरोध के बाद पुर्तगाल में बकायदा वहां पर F-35A जो लाइटनिंग 2 फाइटर जेट होता है, जो 158 फाइटर विंग का हिस्सा है अमेरिकी एयरफोर्स का, उसकी तैनाती पुर्तगाल में हो गई।
इसी तरीके से जो EA-184 ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है वह वर्जीनिया से उड़ान भरता है और व्रोटा नेवल एयर स्टेशन स्पेन में चला जाता है, यानी स्पेन से निशाने पर ईरान को लिया जाएगा। जर्मनी के रैपेंगेल्डहेम एयरबेस पर C-17 ग्लोबमास्टर 3 की तैनाती होती है जो एयरक्राफ्ट है। इसी तरीके से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यही C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट की तैनाती होती है। यही कुवैत में अली अल सलैम जो एयरबेस है वहां पर C-17 की तैनाती होती है। मिडिल ईस्ट के भीतर SC-130J जो कॉम्बैट किंग 2 एयरक्राफ्ट माना जाता है उसकी तैनाती होती है। ये सारी परिस्थितियां बतला रही है कि क्या अमेरिका अब अपने पांव ईरान को लेकर पीछे खींच नहीं सकता है, क्योंकि यह पहला मौका होगा जब यूनाइटेड नेशंस दरकिनार है। दुनिया में शांति की खोज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक तरीके से इस मैसेज को कन्वे कर चुका है कि दरअसल आने वाले वक्त में यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा। रशिया उनके साथ खड़ा है। रशिया और अमेरिका युद्ध नहीं करेंगे। नाटो कंट्रीज की जरूरत नहीं है। यानी एक नई सिक्योरिटी एस्पेक्ट में अमेरिका अगर दुनिया को देख रहा है तो क्या ईरान इस वक्त उस पोजीशन पे आके अमेरिका को खड़ा कर चुका है कि इससे पहले जो वह ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय कंट्रीज पर टैरिफ लगाने से लेकर जो धमकी दे रहा था, अब नई सिचुएशन में मिडिल ईस्ट और एशियाई कंट्रीज के भीतर इजराइल के सामने उसकी साख दांव पर होगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जब यह पूछा गया कि दरअसल ईरान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने खुले तौर पर यह माना कि वहां पर हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। उन्होंने माना 800 से ज्यादा लोगों को हैंग किया गया है। लेकिन उनका कहना है कि 2 ही संदेश ईरान को दिया गया, प्रदर्शनकारियों की मौत नहीं होनी चाहिए और न्यूक्लियर परीक्षण नहीं होना चाहिए, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। बावजूद इन सब के क्या वाकई एटम परीक्षण करने की दिशा में ईरान बढ़ चुका है? इन 2 अलग अलग परिस्थितियों में हमें लगता है 2 तस्वीरें आपको इस दौर में समझनी होगी। एक तरफ अमेरिका की वह पूरी घेराबंदी जो ईरान को लेकर यूरोप में वो अपनी सेना को सजा रहा है, और दूसरी तरफ जो संदेश ट्रंप देना चाह रहे हैं। I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like. दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जो कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में युद्ध को लेकर जिनकी विशेषज्ञता है, उनका बहुत साफ तौर पर एक ऐसी बात है जिस पे सबकी सहमति है। सबका यह मानना है कि जब ट्रंप टैरिफ वार के जरिए और आर्थिक नीतियों के जरिए अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले हैं, तो दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा वो कैसे लेंगे? यानी ईरान के भीतर मुश्किल हालात वहां की मौजूदा सत्ता के खिलाफ वो खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी अमेरिका नहीं लेगा। यानी अमेरिका को जहां जहां जिस रूप में लाभ मिलेगा वहां पर वो कदम बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था को संभालना या वहां की तमाम आर्थिक परिस्थितियों का बोझ अमेरिका अपने कांधे पर ले ले या फिर इजराइल के साथ वो चीजों को संभालने लग जाए, ये बड़े मुश्किल हालात है। तब यहां पर अगला सवाल है कि अमेरिका क्या वाकई हमला करेगा या यह सब कुछ एक स्ट्रेटजिकली चीजों को, दुनिया को बिगड़ते हुए ग्लोबल बैलेंस के भीतर अपने आप को स्थापित करने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। यहां पर भी क्या अमेरिका से कोई चूक तो नहीं हो गई? क्योंकि
आज जब अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो ईरान के भीतर हैं, जिनको आईआरजीसी कहा जाता है, वो सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनको अमेरिका मानता है। ईरान के भीतर इसके बाद 1000 से ज्यादा ड्रोन एक झटके में लगा दिए गए। वहां की मिलिट्री ने कुछ ड्रोन के हिस्सों को दिखाया भी। वहां के आसमान में ट्रायंगुलर तरीके के ये ड्रोन उड़ते हुए नजर भी आए। इसके ठीक पैरेलल में अमेरिका ने B-12 जो उसका B-2 बॉम्बर्स है उसको भी दिखलाने की कोशिश की कि यह मारक है। इन सब के बीच चाइनीज मिलिट्री और ईरान की मिलिट्री के जरिए B-2 बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर भी हथियार दिखा दिए। तो क्या यह पूरी परिस्थिति इस दौर में सिर्फ और सिर्फ उस सामरिक नीति को आगे बढ़ा रही है जिसमें ईरान की घेराबंदी अमेरिका जिस तरह से करना चाहता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर इजराइल के सामने बड़ा संकट यह भी है कि पिछले बरस हमले के बाद लगातार इजराइल ने एक मैसेज दिया कि यह युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका ने भी अपने तौर पर मैसेज दिया कि अगर परमाणु हथियारों से ईरान लैस होता है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह सारी परिस्थितियां धरी की धरी रह जा रही है। यह इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि अजरबैजान में अमेरिका का जो कमांडो प्लेन है, जो उनकी अपनी कंगो फोर्स है, टैंगो फोर्स जिसको कहते हैं, उसको लेकर अजरबैजान अगर यह कह रहा है कि देखिए यह संभव नहीं है कि आप हमारी जमीन से हमला कीजिए। मिडिल ईस्ट के भीतर भी यही सवाल है। तो क्या इजराइल जो अभी तक सोच रहा था कि अमेरिकी दबाव वो आर्थिक पक्ष ही क्यों ना मजबूत हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी इजराइल के पीछे तो अमेरिका खड़ा है और ईरान आज नहीं तो कल निशाने पर आएगा। और वो तमाम देश जो ईरान के चारों तरफ मौजूद है और उनकी आर्थिक नीतियां अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है, वो साथ खड़े होंगे। लेकिन यहां पर उन्हें झटका मिल रहा है। तब यहां पर कुछ सवाल ईरान के भीतर के। ईरान के परमाणु ठिकानों पर 408 केजी यूरेनियम की मौजूदगी का जिक्र अपने तौर पर CIA मोसाद की रिपोर्ट कर रही है और खुद ईरान भी इसको इंडिकेट कर रहा है। रशिया भी इस पर मुहर लगा रहा है और जो सैटेलाइट से तस्वीरें अमेरिका के पास आई है उसमें नए निर्माण के संकेत ईरान के भीतर उसे दिखाई दे रहे हैं। अब अगला सवाल है, क्या इन सब के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर हलचल है, 408 केजी यूरेनियम की मौजूदगी है, तो फिर इन सब के बीच रूसी अधिकारी जो बूशर न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर रूसी स्टाफ क्यों पहुंचा है? और ईरान के संकेत जो एटम बम के प्लान करने को लेकर हैं, उसमें चीन ने क्या वाकई बड़ी मदद की है? इन दो सवालों के बीच में जरा उस कूटनीति के नब्ज को भी पकड़ना होगा जो कि तुर्की, जिसका केंद्र है अजरबैजान में, सैनिक तौर पर हलचल है। तुर्की ईरान के विदेश मंत्री जो अराधाची है वो तुर्की पहुंचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से उन्होंने मुलाकात की। एर्दोगन ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने कुछ संकेत इजराइल के भीतर दिए और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में सक्रियता बढ़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध की परिस्थितियां बड़ी नाजुक होगी। तब ऐसे में एर्दोगन ने कहा कि हम एक त्रिपक्षीय वार्ता रख सकते हैं जिसमें मौजूदगी हो कि इसका अलावे कौन सा उपाय हो जो ईरान के भीतर प्रदर्शनकारी और परमाणु हलचल को लेकर जो है वो थम जाए। लेकिन अगला सवाल फिर वहीं आया, तो क्या इस पूरी परिस्थिति में कोई कमांडो ऑपरेशन की दिशा में अमेरिका तो नहीं बढ़ जाएगा? यह इसलिए सवाल है क्योंकि हवा में B-2 बॉम्बर बम्स जो अमेरिका के हैं और जो ईरान के ड्रोन्स हैं, इन दोनों की तस्वीर दोनों के सेनाओं के जरिए जारी तो हुई है।
दरअसल इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ है कि हवा में उड़ते हुए विमान हो या ड्रोन हो, जमीन पर ड्रोन की मौजूदगी हो या फिर घेराबंदी अमेरिका की तरफ से हो, यह मैसेज अपने तौर पर बहुत साफ है कि युद्ध की परिस्थितियों को लेकर अमेरिका ऐसे कदम नहीं बढ़ाएगा जहां पर ईरान के निशाने पर वह तमाम देश आ जाए जो कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, इस युद्ध की दिशा में कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमारे देश की जमीन का उपयोग नहीं होना चाहिए, स्थितियां भयावह होगी। इसीलिए हमने एक सवाल पहले खड़ा किया, क्या वाकई कोई ऑपरेशन कमांडो भी हो सकता है? क्योंकि इन सबके बीच ईरान की तरफ से उसका सरकारी विमान एक मास्को में कल रात उतरता है और कहा जा रहा है कि ईरान के बड़े अधिकारियों की उसमें मौजूदगी भी थी। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि रूस के कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी न्यूक्लियर प्लांट जो बोशर में मौजूद है ईरान के, वहां पर नजर आई। यानी एक नया ट्रायंगल चीन, रशिया और ईरान को लेकर ठीक उसी तर्ज पर बना है जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और नए तरीके से यूरोपीय कंट्रीज के भीतर, वो जर्मनी है, वो स्पेन है, वो पुर्तगाल है, जहां पर अमेरिकी विमान, युद्धक विमानों की मौजूदगी इस दौर में हो रही है। तो क्या अमेरिका के सामने ग्लोबल बैलेंस को बना पाना अब मुश्किल है, या फिर जिस बात का जिक्र उसने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब किया था कि अमेरिका अब ग्लोबल सिस्टम की लीडरशिप नहीं करेगा, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियां थी उसकी लीडरशिप वो नहीं संभालेगा। जाहिर है उस समय उसके जहन में सिर्फ नाटो कंट्रीज थी, यूरोपीय यूनियन रही होगी, एशियाई कंट्रीज में भारत के साथ टैरिफ को समझौता करना हो, चीन के साथ टैरिफ वार करना हो, मिडिल ईस्ट के साथ आर्थिक समझौते देख रहे हो, इस दिशा में अमेरिका सोच रहा था। लेकिन उसने ये कल्पना कभी नहीं की थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैमर चीन चले जाएंगे, उससे पहले फ्रांस के मैक्रों चीन चले जाएंगे, कनाडा बाकायदा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दिशा में बढ़ जाएगा, ब्रिटेन चीनी दूतावास को मंजूरी दे देगा कि आप हमारे यहां खोल लीजिए, फिनलैंड और आयरलैंड की मौजूदगी हो जाएगी, चाइना से भारत के साथ आर्थिक संबंध बड़े होंगे, ब्रिक्स नए तरीके से सक्रिय होकर डॉलर को चिताते हुए डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। तो ग्लोबल बैलेंस को अपने अनुकूल बिगाड़ना या बनाने की सोच जो अमेरिका में थी, वो ग्रीनलैंड पर जिस तरीके से कब्जा करने या कब्जे की मांग उसने रखी, उससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, नाटो की उपलब्धि या नाटो की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए, पेरिस समझौते से बाहर हुआ, WHO खत्म किया, यूनाइटेड नेशन हाशिए पर चला गया। इन तमाम परिस्थितियों में यूरोपीय कंट्रीज ही नहीं, दुनिया के हर देश के सामने इस बिगड़े हुए बैलेंस में पहला सवाल यही निकल कर आया कि इस वक्त अमेरिका के साथ कोई साझेदारी या कोई निकटता आने वाले वक्त में किसी परमानेंट रिश्ते की मुहर नहीं लगाती है। और यह बात यूरोपियन देशों से निकल कर आई है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से टैरिफ यूरोपियन कंट्रीज पर लगाया गया, उसका मैसेज बहुत साफ है। और यह मैसेज संयोग से वो तुर्की हो, वो अजरबैजान हो, वो मिडिल ईस्ट के देश हो, सऊदी अरब और कतर ही क्यों ना हो, भारत के भीतर तो यह सवाल पहले से उठ चुका है कि आखिर वो रास्ता अब क्या होगा अपनी आर्थिक नीतियों को सहेजने का भी, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो अमेरिका जिस लिहाज से कभी यूक्रेन को लेकर, कभी गाजा पट्टी को लेकर, कभी इजराइल को लेकर, कभी ईरान को लेकर जिस तरीके से चीजों को बढ़ा रहा है, उसमें भारत कहां पर खड़ा हो। तो भारत अपने तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को देखने में लग गया है। जाहिर है उस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ब्रिक्स है, एसियान है, एससीओ है। लेकिन जो आखिरी सवाल इस दौर में सबसे अटका हुआ है वो इजराइल को लेकर है। क्या इस पूरी प्रक्रिया में इजराइल की भूमिका अभी तक जो एशियाई कंट्रीज के भीतर थी, अब उसकी साख खत्म हो चली है और अमेरिका अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर और अमेरिका अपने इंटरनेशनल टैरिफ को लेकर दोनों के बीच अपनी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मिला चुका है। तो ट्रंप की कूटनीति क्या इजराइल के भीतर नेतान्याहू के साथ खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और नेतान्याहू के सामने इस समय बड़ा संकट यही है कि अगर
उसकी अपनी मौजूदगी के पीछे अमेरिका ना खड़ा हो, उसकी मौजूदगी के साथ ईरान पर अटैक ना हो, तो फिर उसकी मौजूदगी का मतलब बचेगा क्या? और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा पर जा सकते हैं, जिस पर लगभग एक सहमति बनी है। 27-28 अक्टूबर के बीच, 27-28 फरवरी के बीच जाने की विचार मनन शुरू हो चला है। यानी एक ऐसे मौके पर जरा उस स्ट्रेटजी को समझिए कि अब इजराइल को भी क्या भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत इस दौर में चीन, रशिया, ईरान से और मिडिल ईस्ट के देशों से कंपैरेटिवली ज्यादा करीब हो गया है। आखिरी जो बड़ा सवाल इस दौर में है, क्या ईरान की भूमिका, जिसको ग्रीनलैंड में झटका खाने के बाद अमेरिका सोच रहा था कि ईरान को अगर अपने अनुकूल और सत्ता पलट वहां पर कर दिया जाए, वहां के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के जरिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, और अगर वो संभव अब नहीं हो पा रहा है, तो जो साख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया को एक तरीके से चलाने में अगुवाई करते हुए अमेरिका नजर आ रहा था, अब वो शिफ्ट होकर क्या चीन की तरफ जा रहा है? यह सवाल दुनिया को भीतर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी आक्रामक नजर आते हैं, कभी नाराज नजर आते हैं, कभी आत्ममुग्ध नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग, अगर उनको समझे तो वह ग्लोबल ट्रेड का जिक्र कर रहे हैं। वो दुनिया के भीतर अलग अलग संस्थानों की महत्ता पर जिक्र करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वो जिक्र कर रहे हैं। यानी ग्लोबल सिचुएशन जो बीते 7 दशकों से अमेरिका और रूस के बीच चली आ रही थी, ट्रंप की बिसात उसी युद्ध में एक सहमति के साथ खड़ी होने की दिशा में जैसे ही आगे बढ़ी, तो दुनिया के सामने या कहीं यूरोपियन कंट्रीज के सामने यह संकट था, बाजार तो 2 ही देशों के पास है, एक चीन है और दूसरा भारत है। और वो यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका के साथ चली आ रही थी, उनमें एक व्यापक शिफ्ट नजर अब आने लगा खुलकर, जिससे दुखी और गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी है। और इस पूरी परिस्थिति के साथ ईरान पर युद्ध हो या ना हो, हमला हो या ना हो, या दिखाने के लिए स्ट्रेटजिकली दुनिया के हर देश में अपने एयरबेस को बना लिया जाए, अमेरिका इस दिशा में बढ़ रहा है। शायद यही वो सवाल है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखा तो रहा है, लेकिन उस ताकत का असर दुनिया पर कितना हो रहा है वो कहीं ज्यादा दिखाई देने लग गया है। इसीलिए ईरान के भीतर हजारों ड्रोन की मौजूदगी, न्यूक्लियर प्लांट में सक्रियता, 408 केजी यूरेनियम के होने का जिक्र, रशिया की मौजूदगी, और इन सवालों के बीच अमेरिका लगातार एक ही संकेत दे रहा है कि किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना है। यानी सवाल सत्ता पलट, तख्ता पलट, प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने का नहीं है। न्यूक्लियर पावर इसलिए नहीं होने देना है क्योंकि ईरान जिस दिन न्यूक्लियर पावर हो गया, उसके बाद इजराइल की मौजूदगी, उसकी ताकत वो काफूर हो जाएगी। जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति में इजराइल की मौजूदगी के साथ अमेरिका लगातार खड़े रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।